ये वीडियो मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 है, जहां मैं इस सीरीज के पहले 5 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूंगा और पार्ट 2 में नेक्स्ट 5 को। सीरीज में अलग अलग टाइमलाइंस को बीच बीच में दिखाया जाता है। मैं एक एक करके टाइमलाइंस को एक्सप्लेन करूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है 1973 में स्कल आइलैंड की घटना के साथ, जहां बिल रैंडा खुद को रिकॉर्ड कर रहा था और बताता है कि वो पास्ट को बदल नहीं सकता पर अपनी लेगेसी छोड़ रहा है। उसके पीछे एक मॉन्स्टर पड़ जाता है जो था मदर लॉन्ग लेग। रैंडा अपने बैग को समुद्र में फेंक देता है। मेंटल क्लॉ नाम का मॉन्स्टर वहां आ जाता है और दोनों मॉन्स्टर्स लड़ने लगते हैं। रैंडा बच जाता है। हमें पता है कि आगे चलकर रैंडा स्कल क्रॉलर द्वारा मार दिया जाएगा, जो कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी में दिखाया गया था। 2013 में कुछ जापानीज मछुआरों को वो बैग मिलता है। 2015 में केट को दिखाया जाता है जो जापान आ रही है। प्लेन में उसे कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं। ये जापान इसलिए आई थी क्योंकि इसके फादर मर चुके हैं। मॉन्स्टर वर्स गॉडजिला कभी भी जापान नहीं आया है, फिर भी जापान ने गॉडजिला के लिए काफी सारे प्रिकॉशन लिए हुए हैं, जैसे इमरजेंसी बंकर्स एंड मिसाइल्स। कुछ लोगों को लगता है कि सैन फ्रांसिस्को में जो घटना हुई थी वो रियल नहीं थी बल्कि CGI थी। केट अपने डैड हिरोशी के अपार्टमेंट जाती है, जहां उसे बहुत बड़ा सरप्राइज मिलता है। यहाँ एक फैमिली रह रही होती है जो उसके डैड यानी हिरोशी की थी। हिरोशी की एक और वाइफ है एमिको, साथ ही उसका बेटा केंतारो। केट इससे डेफिनेटली काफी चौंक जाती है। केंतारो और उसकी माँ को भी विश्वास नहीं हो रहा था। केट प्रूफ के लिए अपनी फैमिली और हिरोशी के साथ कुछ फोटोज दिखाती है। केट वहां से जाने लगती है पर केंतारो उसे रोकने की कोशिश करता है। शहर में अचानक इमरजेंसी अलर्ट आने लगते हैं कि गॉडजिला वहां आने वाला है। वे सभी मेट्रो स्टेशन छिप जाते हैं। इन सब से केट को एक बार फिर से फ्लैशबैक आता है और हमें पता चलता है कि गॉडजिला 2014 में जब गोल्डन गेट ब्रिज के पास था और उसके 2 टुकड़े कर दिया था, तब केट वहीं थी स्कूल बस में अपने स्टूडेंट्स के साथ। वहां उसने पहली बार गॉडजिला को देखा था। यहाँ बच्चों से भरी बस नीचे समुद्र में गिर जाती है। ये घटना केट के लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं थी। केट को पैनिक अटैक्स आने लगते हैं पर केंतारो की मॉम उसे संभालती है। पता चलता है कि ये इमरजेंसी अलर्ट एक टेस्ट था। सभी ऊपर आते हैं और केट वहां से जाने लगती है। केंतारो उसे रोकता है और अपने डैड यानी हिरोशी के ऑफिस ले जाता है। वहां उन्हें एक सीक्रेट लॉकर मिलता है जिसका पासवर्ड उन्हें नहीं पता था, पर केट पासवर्ड निकालती है जो था उसकी और उसकी माँ का बर्थडे और केंतारो और उसकी माँ का बर्थ मंथ। लॉकर में से उन्हें वही बैग मिलता है जो एपिसोड की शुरुआत में बिल रैंडा ने समुद्र में फेंक दिया था, जिसमें से उन्हें कुछ ओल्ड डेटा स्टोरेज मिलता है। अब इनमें क्या था ये जानने के लिए वे मे के पास जाते हैं जो इन सब की जानकारी रखती थी। साथ ही मे केंतारो के साथ रिलेशनशिप में थी। मे डेटा निकालने लगती है जिससे मोनार्क को अलर्ट आने लगते हैं कि कोई उनके डेटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। हमें मोनार्क वर्कर टिम को दिखाया जाता है। इस डेटा स्टोरेज में काफी सारी फाइल्स, फोटोज और एक सैटेलाइट मैप था। उन्हें मोनार्क के बारे पता चलता है जिसकी जानकारी मे और केंतारो को नहीं थी, पर केट बताती है कि उस ब्रिज वाली घटना के समय मोनार्क के लोग वहीं थे। अब उन्हें शक होने लगता है कि उनके फादर शायद मोनार्क के साथ काम करते थे। 2014 में गॉडजिला के जाने के 5 दिन बाद की घटना दिखाई जाती है, जहां केट अपने डैड से मिलती है जो उसे और उसकी माँ को यहाँ से जाने के लिए कहता है और खुद किसी काम से जाने लगता है। केट उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो नहीं रुकता। कुछ दिनों बाद उन्हें अलास्का पुलिस से कॉल आता है कि हिरोशी का प्लेन तूफान में कहीं गायब हो चुका है। केंतारो को अभी भी अपने फादर पर भरोसा था पर केट को नहीं। फाइल्स में उन्हें एक वुमेन की फोटो दिखती है जो गॉडजिला के फुटप्रिंट पर खड़ी थी। ये थी केंतारो और केट की ग्रैंड मदर यानी हिरोशी की माँ केको। 1959 कजाकिस्तान में यंग बिल रैंडा, केको और US मिलिट्री ऑफिसर ली शॉ को दिखाया जाता है जो रेडिएशन डिटेक्ट करते हुए कहीं जा रहे होते हैं। उन्हें जंगल में एक लड़का मिलता है जो बताता है कि गवर्नमेंट अर्थ के अंदर कुछ कर रहे हैं। उन्हें एक फैक्ट्री नजर आती है जहां सरप्राइजिंगली कोई रेडिएशन नहीं था, जिसका मतलब कोई चीज रेडिएशन सोख रही थी। वे वहां कुछ बॉम्ब्स फोड़ते हैं जिससे उन्हें वो जगह मिल जाती है। यहाँ कई सारे अंडे थे जिन्हें फिलहाल नाम दिया जाता है मूटो यानी मैसिव अनआइडेंटिफाइड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, पर एक्चुअल में ये अंडे रहते हैं इंडोपीड नाम के मॉन्स्टर के। उन्हें सैंपल चाहिए था पर ली शॉ नीचे जाने से मना करता है। थोड़ी बहस के बाद ली और केको नीचे जाते हैं पर हर जगह हलचल होने लगती है और जमीन धंसने लगती है। साथ ही साथ अंडों में से बेबीज बाहर निकलते हैं। ली शॉ बच जाता है पर उन बेबी मॉन्स्टर्स ने केको को पकड़ लिया था और वो उन मॉन्स्टर्स के साथ ही होल में गिर जाती है। एपिसोड 2 1952 में लेफ्टिनेंट ली शॉ जनरल पकेट से मिलता है और उसे जापानीज साइंटिस्ट की सिक्योरिटी के लिए भेजा जाता है। जो जापानीज साइंटिस्ट हमें पता है कि केको है। वो फिलीपींस में केको से मिलता है
जिसे बुलाया गया था फिलीपींस में हो रहे रेडियो एक्टिविटी की जानकारी के लिए। उनकी मुलाकात बिल रैंडा से होती है, जो कि एक क्रिप्टोजूलॉजिस्ट है, यानी वो ऐसी चीज़ों पर रिसर्च करता है जो एग्जिस्ट नहीं करती। ये भी इस जगह खोज कर रहा है किसी ड्रैगन की जो आसमान में रोशनी छोड़ जाता है। केको बिल को अपनी टीम में शामिल करने के बारे में कहती है, पर ली मना करता है। केको ली को वापस जाने के लिए कहती है। बिल और केको खोज में निकल जाते हैं। ये मूटो वर्ड बिल ने ही बनाया है। बिल जिस पैटर्न का पीछा कर रहा था, केको के रेडिएशन पैटर्न से हूबहू सेम थे। वे दोनों एक शिप के पास पहुंचते हैं जिसे डेफिनेटली कोई टाइटन लेकर आया था। वे शिप के अंदर जाते हैं। यहाँ पता चलता है कि जब इस शिप पर अटैक हुआ था तो बिल इसी शिप में था और वो अकेला ही सरवाइव कर पाया। उन्हें कुछ लाशें मिलती हैं। ली रेडिएशन एक्टिविटी नोटिस करता है, साथ ही आसमान में रोशनी को देखता है, जिससे वो वापस जाने लगता है। दूसरी तरफ शिप में ड्रैगन ने हमला कर दिया था और सही समय पर ली वहां आता है। वे सभी शिप से निकलते हैं और ड्रैगन को अपनी आंखों से देखते हैं। इस मॉन्स्टर का नाम था आयरन ड्रैगन। ली को भी मॉन्स्टर्स पर भरोसा हो गया था। 2015 में केंतारो अपने डैड हिरोशी के ऑफिस जाता है और गुस्से में वहां तोड़फोड़ मचाता है। उसे एक मोनार्क फाइल मिलती है जिसमें ली शॉ की इमेज थी और फुटाबा रेस्टिंग होम सोशल कॉर्पोरेशन की इंफॉर्मेशन थी, जहां रिटायरमेंट के बाद ओल्ड एज लोग रहते हैं। उसे एक ओल्ड वीडियो डेटा मिलता है। केट अपने घर वापस जा रही होती है, पर उसका कोई पीछा कर रहा था। टिम केट से मिलता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, पर केट इंटरेस्टेड नहीं थी। फिर वो केट को सब बताता है कि वो मोनार्क के लिए काम करता है और जो फाइल्स उसके पास है वो वापस कर दे। वो कॉल के बहाने बाहर जाती है और भागने की कोशिश करती है, पर पकड़ी जाती है। टिम उसके मुंह में कपड़ा देता है, जिससे केट को पैनिक अटैक आने लगते हैं और जिस चक्कर में कार का एक्सीडेंट हो जाता है और केट वहां से भाग जाती है। केंतारो उस वीडियो डेटा को लेकर मे के पास जाता है, पर वो उस पर काम करने से मना कर देती है और वो फाइल्स अभी भी मे के पास थी। केट पुलिस के पास जाती है, पर पुलिस उसका विश्वास नहीं कर रही थी। केट को उन पर शक होने लगता है और इसलिए वो वहां से भाग जाती है। केंतारो और उसकी माँ फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए ओल्ड फोटोज को फाड़ने लगते हैं। केट मे के पास जाती है, पर मोनार्क के लोग वहां भी पहुंच गए थे, पर उन्हें फाइल्स नहीं मिलती। मे और केट वहां से निकलते हैं। एमिको बताती है कि हिरोशी जब 18 साल का था तभी उसका फादर यानी बिल रैंडा मर गया। उसके बाद ली शॉ ने ही उसकी देखभाल की। टिम और डुवाल केंतारो के घर पहुंचते हैं फाइल्स के लिए। केंतारो की माँ उसके हाथ में एक फोटो देती है और फाइल्स को लाने के लिए कहती है, लेकिन एक्चुअल में केंतारो भाग जाता है। उसकी माँ ने ली की फोटो दी थी। केंतारो मे और केट से मिलता है। वे तीनों ली शॉ से मिलने जाते हैं, जहाँ मोनार्क ने उसे नजरबंद किया हुआ था। वे उसे सब कुछ बताते हैं। वो यही कहता है कि यदि उन्हें अपने डैड के बारे सब जानना है तो उन्हें उसके साथ यहाँ से बाहर निकलना होगा। ली शॉ बाकियों के साथ गाड़ी में काफी मुश्किल से वहाँ से निकलता है। पता चलता है कि उन ओल्ड डेटास को मे ने डिजिटाइज कर दिया है और अब वे उसके लैपटॉप में हैं। मे ली से पूछती है कि अभी उसे 90 का होना चाहिए था, पर वो लगता नहीं है। ली उसे अच्छे जीन्स की वजह कह देता है, पर ली की कम एज का कारण हमें सीरीज में आगे पता चलेगा। केट काफ़ी नाराज़ होती है क्योंकि हिरोशी को इन मॉन्स्टर्स के बारे पहले से ही पता था। वे लोग एक शिप में रहते हैं जहाँ वे कोरिया जा रहे थे, क्योंकि वहाँ ली का कोई एक फ्रेंड है जो उन्हें उनकी डिजायर्ड लोकेशन ले जा सकता है। मे किसी से फ़ोन पर बात करने के बाद उसे समुद्र में फेंक देती है। चूँकि रैंडा की इन्फॉर्मेशन मे के लैपटॉप में सेफ है, तो वे ओल्ड डेटा को भी समुद्र में फेंक देते हैं। वे कोरिया पहुंचते हैं। उनके पास पासपोर्ट नहीं था, इसलिए पकड़े जाते हैं। ली का फ्रेंड डू हो उन्हीं सिक्योरिटी में से था जो उन्हें बचाकर वहां से ले जाता है। मोनार्क असिस्टेंट डायरेक्टर वर्डुगो को जापान आना पड़ता है क्योंकि ली भाग चुका था और उनकी इम्पोर्टेंट फाइल्स चोरी हो चुकी हैं। वे डू हो के एक ओल्ड प्लेन में अलास्का के लिए निकलते हैं। मे वो लोकेशन निकाल लेती है जहां हिरोशी का प्लेन मिल सकता है। डू हो कि केट के साथ थोड़ी वार्म बातें होती हैं। प्लेन अचानक आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है, पर ली प्लेन को संभाल कर लैंड करवाता है। उन्हें हिरोशी का क्रैश्ड प्लेन मिलता है, साथ ही साथ एक कैंप भी जहां उन्हें ऐसे प्रूफ मिलते हैं जिससे कहा जा सके कि हिरोशी जिंदा है। और पहली बार केंतारो और केट एक दूसरे को भाई बहन की तरह ट्रीट करते हैं। डू हो को पता चलता है कि हिरोशी का प्लेन क्रैश नहीं हुआ था, किसी टाइटन ने उस पर हमला किया था। वो जल्दी से जल्दी सबको बुलाता है और प्लेन स्टार्ट करता है, पर तब तक वो मॉन्स्टर आ चुका था। ये था फ्रॉस्ट वॉक। वो डू हो को जमा देता है और प्लेन को बर्बाद कर देता है। 1954 मोनार्क की स्थापना हो चुकी है। आर्मी की फंडिंग के लिए उन्हें मॉन्स्टर्स का प्रूफ देना होगा। वे जनरल पकेट को गॉडजिला का फुटप्रिंट दिखाते हैं, जिसे देखकर पकेट की हालत खराब हो जाती है। वे बताते हैं कि ये मॉन्स्टर्स रेडिएशन सोखते हैं। यदि उन्हें 150 पाउंड यूरेनियम दिया जाए तो वे मॉन्स्टर को सामने भी ला सकते हैं।
पकेट मान जाता है। बिकनी अटॉल में वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब रख देता है। पकेट का प्लान मॉन्स्टर को सिर्फ बाहर लाना नहीं था बल्कि उसे मार डालना था। इससे केको और बिल काफ़ी दुखी होते हैं। ली पकेट से इस बारे में डिस्कस करता है पर वो नहीं मानता। फाइनली गॉडजिला अपीयर होता है। ली एक लास्ट बार पकेट को रोकने की कोशिश करता है पर नाकामयाब होता है। गॉडजिला बॉम्ब के काफ़ी करीब आ चुका था। बॉम्ब ब्लास्ट होता है। केको इससे काफ़ी दुखी होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि गॉडजिला मर चुका है, पर इससे मोनार्क को अच्छी खासी फंडिंग मिल चुकी थी। बिल और केको इस सोच में थे कि यदि फ्यूचर में उन्हें और भी मॉन्स्टर्स दिखे तो पकेट उनके साथ भी ऐसा ही करेगा। तो ली उनके साथ डील करता है कि वो अपने सुपीरियर्स को वही बताएगा जो बिल और केको उसे बताएंगे, यानी यदि वे चाहें तो बात को छिपा सकते हैं। एपिसोड 4 आउटपोस्ट 47 में किसी प्रकार की रेडिएशन रीडिंग मिलती है। दूसरी ओर अलास्का में फ्रॉस्ट वॉर्क प्लेन को तोड़ने के बाद उनके पीछे पड़ जाता है। केंतारो फ्लेयर गन से उसे डिस्ट्रैक्ट करता है। वे एक केव में उस मॉन्स्टर से छिप जाते हैं। मे गलती से बर्फ के पानी में गिर जाती है जिससे उसके पैर भीग जाते हैं और इससे वो हाइपोथर्मिया से मर सकती थी। एपिसोड के बीच बीच में 1 साल पहले की घटनाओं को दिखाया जाता है जहाँ केंतारो आर्ट गैलरी में अपने आर्ट शो को दिखाने वाला है और इसी दौरान वो मे से पहली बार मिलता है और वे रिलेशनशिप में आते हैं। अलास्का में अब उनके पास प्लेन नहीं था। केंतारो बताता है कि प्लेन से उसने एक जगह देखी थी जहाँ शायद लोग हो सकते हैं। वे वहीं जाने लगते हैं पर उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता, पर केंतारो श्योर था कि उसने वो जगह देखी थी। उन्हें एक चमकती हुई चीज़ दिखती है। केंतारो उनके साथ नहीं जाता। वो उसी जगह की तलाश में अकेले चला जाता है जो उसने प्लेन से देखी थी। मोनार्क सेंटर में पता चलता है कि वो रेडिएशन रीडिंग्स अलास्का से थी और ये काफ़ी तेज़ थी, बिल्कुल सैन फ्रांसिस्को वाली घटना से पहले वाली रीडिंग जैसी। ली, केट और मे घूमकर वापस हिरोशी के टेंट पहुंच जाते हैं जहां ली बताता है कि टाइटन्स अपने सराउंडिंग्स के साथ खेल सकते हैं और शायद वे टाइटन की वजह से रास्ता भटक रहे हैं। केंतारो चलते चलते बेहोश हो जाता है और उसे हेलुसिनेशन होने लगते हैं। उसे मे के फ्लैशबैक्स आते हैं। मे की हालत ख़राब हो रही थी। वो बताती है कि यदि उसे कुछ हो जाता है तो केट उसकी बहन लायरा को बता दे। मे जिसे फ़ोन कॉल करती थी वो शायद उसकी बहन लायरा थी। वो टाइटन दोबारा वहाँ आ जाता है और आग को सोखने लगता है, यानी ये आग को फीड करता था। ली प्लान बनाता है कि वो एविएशन फ्यूल में आग लगा देगा जिससे वो टाइटन इसे सोखने में बिजी हो जाएगा और उन्हें भागने का मौका मिल जाएगा। इस तरफ केंतारो को और हेलुसिनेशन आ रहे थे। उसे एक अबैंडन जगह मिलती है। पता चलता है कि यहाँ पर हिरोशी भी आया था। उसे एक रेडियो मिलता है। फ्यूल में आग लगाने के पहले ही वो टाइटन आ जाता है, पर किसी तरह ली आग लगा देता है। हेलीकॉप्टर्स भी आ गए थे जिसे लाया था केंतारो, यानी उसने उस रेडियो से मदद मंगा ली थी। सभी सक्सेसफुली बच जाते हैं। ली को एक पोर्टल दिखता है। केंतारो ये कंफर्म करता है कि हिरोशी अभी भी जिंदा है। उस टाइटन की वजह से लैपटॉप जम चुका था। एपिसोड के एंड में वे मोनार्क द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। एपिसोड 5 मोनार्क उन्हें अलास्का के मोनार्क कमांड पोस्ट में ले जाते हैं जहां उन्हें बंद कर दिया जाता है। डुवाल मे से बात करती है और डेफिनेटली मे के काफ़ी सारे सीक्रेट्स हैं। शायद मे उसका असली नाम भी नहीं है। डुवाल उसे अपना कार्ड देती है। ली को छोड़कर बाकी सभी को पासपोर्ट के साथ फ्री कर दिया जाता है। वे अभी भी हिरोशी को ढूंढना चाहते थे, इसलिए उन्हें और इन्फॉर्मेशन के लिए हिरोशी के सैन फ्रांसिस्को वाले ऑफिस जाना था और वे उसी के लिए निकल जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि ओल्ड फाइल्स अभी भी मे के पास हैं, भले ही वो लैपटॉप बर्बाद हो चुका है। वर्डुगो ली से बात करती है। डुवाल ली की एज पर कमेंट करती है कि अभी इसे 90 का होना चाहिए था, और जैसा कि मैंने पहले कहा इसके बारे सीरीज में आगे अच्छी तरह बताया जाएगा। मे, केट और केंतारो यूएस पहुंचते हैं जहां उनकी मुलाकात होती है केट की माँ के वर्क फ्रेंड जेम्स से, जो उन्हें केट के घर पहुंचाता है। हमें पता चलता है कि सैन फ्रांसिस्को जहां गॉडजिला और मूटो की फाइट हुई थी वो पूरी तरह से अबैंडन्ड हो चुका है। हम मिलते हैं केट की माँ कैरोलिन से, जो उन अबैंडन्ड ड्यून से पर्सनल आइटम्स लेकर आती है ताकि जो लोग वहाँ रहते थे वे लोग अपनी बिलोंगिंग्स वापस ले सकें। केट उन्हें केंतारो को इंट्रोड्यूस करती है। वो केंतारो के प्रति रूडनेस को सामने नहीं दिखाती, पर वो डेफिनेटली उससे रूड होना चाहती है। कहीं ना कहीं उसे हिरोशी के टोक्यो वाले अफेयर के बारे पहले से ही पता था, पर वो जानबूझकर केट को वहाँ भेजती है ताकि वो खुद सब कुछ जान सके। केट उसे बताती है कि वो हिरोशी के ऑफिस जाना चाहती है, जिससे कैरोलिन उसे मना करती है क्योंकि वो ऑफिस रेड जोन के अंदर था जहाँ मिलिट्री के लोग घूमते रहते हैं और वहाँ पर मिलिट्री को जो भी दिखाई देता है वे उसे लुटेरा समझकर गोली मार देते हैं। पर फिर भी वे कैरोलिन और जेम्स की मदद से वहाँ जाते हैं। केट की माँ उन्हें सुबह तक मिलने के लिए कहती है।
वर्डुगो और ली के इंटरव्यू को दिखाया जाता है, जहां ली बेसिकली मोनार्क को क्रिटिसाइज कर रहा था। मे, केंतारो और केट काफी मुश्किल से मिलिट्री से बच बचाते हिरोशी के ऑफिस पहुंचते हैं। इसी बीच केट के कुछ फ्लैशबैक्स को दिखाया जाता है, जहां पता चलता है कि केट की एक गर्लफ्रेंड थी, यानी वो स्ट्रेट नहीं है। गॉडजिला और म्यूटो के सैन फ्रांसिस्को आने के एक दिन पहले के सीन को दिखाया जाता है, जहां वो अपने स्टूडेंट्स के साथ थी और वो अपनी गर्लफ्रेंड पर चीट कर रही थी। हिरोशी के ऑफिस में उन्हें एक मैप मिलता है और जब वे ओल्ड फाइल से सिमिलर मैप के पिन पॉइंट लोकेशन को इस वाले मैप से जोड़ते हैं तो उन्हें उन लोकेशंस के बारे में पता चलता है जहां हिरोशी जा रहा था और शायद जाने वाला है। सैन फ्रांसिस्को, अलास्का और अब अफ्रीका। वे मैप को लेकर वहां से निकलते हैं और केट की माँ से सही समय पर मिलते हैं। केट अपनी माँ को बता देती है कि हिरोशी अभी भी जिंदा है। मे डुवाल द्वारा दिए गए कार्ड से उसे कॉल करती है और कहती है कि उसे घर जाना है और इसके लिए वो क्या कर सकती है। तो ये था एपिसोड 5। अब पार्ट 2 में मैं नेक्स्ट 5 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।